हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलाम कानून। तो आज हम लोग अपने सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ। कल के वीडियो में मैंने कंटेंट को डिस्कस किया था एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था, और आज हम लोग इस एक्ट को स्टार्ट करेंगे। इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कब इन्फोर्स हुआ है। ये एक्ट आखिर आया कब? यहाँ पर एक डेट दिख रहा है 25 दिसंबर, है ना, 2023। तो क्या ये इसका इन्फोर्समेंट डेट? नहीं, ये इसका एसेंट इस दिन इसको मिला था, प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था। एसेंट मिलने का मतलब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला था इस एक्ट को 25 दिसंबर 2023 को। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो एक्ट नंबर है ना, जो कि 47 है, इसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ देता है। अब हम लोग ये इन्फोर्स कब हुआ? तो ये इन्फोर्स हुआ है 1 जुलाई 2024 को, जो आगे दिया हुआ है। यहाँ पर अब हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर में आएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ शॉर्ट टाइटल। ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये क्या है? ये एक शॉर्ट टाइटल। तो इसका लॉन्ग टाइटल भी होगा फिर कुछ, तो इसका लॉन्ग टाइटल क्या होता है? तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल, ये इसका लॉन्ग टाइटल है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ये किस ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आया। तो 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ये एक्ट आया है। इसका शॉर्ट टाइटल हम लोग देख लिए, ये भी देख लिए इसका लॉन्ग टाइटल क्या है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन कहाँ है, ये अप्लाई कहाँ करता है। ओके, तो ये अप्लाई कहाँ करता है? ये सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग में अप्लाई करता है, सारे कोर्ट्स में अप्लाई करता है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या होता है? मिलिट्री कोर्ट्स जो होते हैं उसी को कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये अप्लाई कहाँ नहीं होता? ये सिर्फ दो जगह पे अप्लाई नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि बीएसए जो है वो अप्लाई कहाँ नहीं होता है। एक एफिडेविट्स पे नहीं होता है, दूसरा आर्बिट्रेटिंग में, आर्बिट्रेशन जो होता है आर्बिट्रेटर्स पे अप्लाई नहीं होता है। एफिडेविट्स पे क्यों नहीं अप्लाई करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एफिडेविट्स पे इसलिए अप्लाई नहीं होता है क्योंकि एफिडेविट्स जो है वो एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है ये ट्रू है, ये बिल्कुल सच है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग। इस बात का एफिडेविट बनता है, तो एक ओरल एविडेंस की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसलिए इसमें जो है बीएसए अप्लाई नहीं होता है। और आर्बिट्रेशन में क्यों नहीं होता है? क्योंकि आर्बिट्रेशन जो है वो एक प्राइवेट कोर्ट है। आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर जो होता है वो एक प्राइवेट कोर्ट का जज होता है, वहाँ पे उनका अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। वो फास्टेस्ट वे है एक्चुअली जो आर्बिट्रेशन है ना, वो एक फास्टेस्ट वे है रिलीफ के लिए, तो इसलिए वहाँ पे बीएसए अप्लाई नहीं करता। एक और बात है कि आर्बिट्रेशन में सिर्फ बीएसए अप्लाई नहीं करता, एक और एक्ट है जो अप्लाई नहीं करता है, तो वो कौन सा है? CPC, सॉरी, CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि CPC भी अप्लाई नहीं करता है आर्बिट्रेशन में। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये कब जो है इन्फोर्समेंट डेट के बारे में क्लॉज 3 में दिया हुआ है, जो यहाँ पर नीचे फुट नोटिंग में प्रोवाइडेड होगा। एक्चुअली इस पेयर एक्ट में लग रहा है फुट नोट प्रोवाइड ही नहीं किया गया है। ओके, पर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ वो कब है, 1 जुलाई 2024। ओके, समझ आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशंस की तरफ चलेंगे। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो डेफिनेशंस बताता है। डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें इसका डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा ना, तो हम लोग को बहुत सारा टर्म समझ नहीं आएगा और फिर सेक्शन समझने में भी प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो कोर्ट है। कोर्ट क्या होता है? देखो, बेयर एक्ट पढ़ने का एक तरीका होता है, हम लोग इसे ऐसे पढ़ेंगे कि कोर्ट इंक्लूड करता है ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन। और ये पार्ट जो है ना एक्सेप्ट वाला, इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। ठीक है, मतलब क्या कि कोर्ट क्या होता है? जिसमें सारे जजेस हो, मजिस्ट्रेट हो, सारे पर्सन हो जो कि लीगली ऑथराइज हो एविडेंस देने के। ठीक है,
एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है, आर्बिट्रेटर, क्योंकि आर्बिट्रेशन जैसे कि मैंने बताया कि वो एक प्राइवेट कोर्ट है तो वहाँ पर भी ऐसे अप्लाई नहीं होता है, तो आर्बिट्रेटर्स जो है वो कोर्ट के डेफिनेशन में भी नहीं आता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? Conclusive proof means when one fact is declared by this adniyam to be conclusive proof of another. देखो इसको समझना कैसे, यहाँ पे क्या कह रहा है, one fact is to be declared to be a conclusive proof of another। मतलब यहाँ पे facts कितने, मतलब मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पे बात क्या कर रहा है, दो फैक्ट्स, एक फैक्ट टू बी डिक्लेयर्ड टू बी अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, मतलब दूसरे फैक्ट का, वो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ होगा। आगे का डेफिनेशन क्या कहता है, द कोर्ट शैल on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एक एग्जाम्पल ये है कि बर्थ, ठीक है, बर्थ ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज, ये एक फैक्ट है कि एक बच्चे का जन्म हुआ, ये एक फैक्ट है, फैक्ट वन। एंड फैक्ट टू क्या है, ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज, ये है फैक्ट टू। तो ये जो है ना, बर्थ ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज, ये कंक्लूसिव प्रूफ है लेजिटिमेसी का, कि जो बर्थ हुआ है वो वैलिड मैरिज के थ्रू हुआ है। इस बात को कंक्लूसिवली प्रूफ कर रहा है कि पहला फैक्ट दूसरे फैक्ट के लिए प्रूफ बन रहा है कि हाँ ये तो सही है, ये तो लेजिटिमेसी का प्रूफ है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि अगर एक फैक्ट प्रूफ हो गई तो दूसरी फैक्ट मान ली जाएगी कि वो सही है, वो प्रूफ हो चुकी है, ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है डिसप्रूफ। तो डिसप्रूफ क्या होता है? Disproof in relation to a fact means when, after considering the matter before it, the court either believes that it does not exist or consider its non-existence so probable that a prudent man though, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it does not exist। इसमें एक चीज जो ध्यान देने का है ना, कि ये लाइन, द कोर्ट आइदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसीडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस। डिसप्रूफ का मतलब, किसी फैक्ट का डिसप्रूफ का मतलब ये होता है कि कोर्ट ये मान लेगी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो फैक्ट, ठीक है, या फिर उसका एग्जिस्टेंस इतना ज़्यादा मुश्किल है मानना कि कोई उसको मान नहीं सकता है। ऐसा है कि जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं कि एक बंदा है जिसने मर्डर किया बी का दिल्ली में, लेकिन एक और फैक्ट ये आता है कि जिस दिन ए ने मर्डर किया था बी का, तो वो उस दिन दिल्ली में था ही नहीं, वो तो शिमला में था। तो ये कहाँ से, ये इस बात को डिस्प्रूव कर रहा है ना कि ये बात तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो वहाँ पर था ही नहीं। तो ये चीज़ क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शंस की नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है डॉक्यूमेंट, जो कि एविडेंस एक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी मैटर, चाहे एक्सप्रेस्ड हो या फिर डिस्क्राइब्ड हो या फिर रिकॉर्डेड हो, किसके थ्रू? बाय किसी भी सब्सटेंस के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क्स, एनी अदर मीन्स और मोर देन वन ऑफ दीज दोज मीन्स। तो वो सारा जो है वो डॉक्यूमेंट्स में आता है। अब डॉक्यूमेंट जो है वो इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, दोनों ही इंक्लूड करता है, ठीक है। इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस है जिससे समझ आएगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो सबसे पहला क्या है, राइटिंग, और राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रिंटेड लिथोग्राफी और photographs are documents, map और plans are documents, inscription on a metal plate or a stone, मतलब metal plate या फिर stone में जो भी कुछ अगर लिखा है या फिर कुछ बना हुआ है तो वो भी जो है वो एक डॉक्यूमेंट है। कैरिएचर जो है वो एक डॉक्यूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हो गए ईमेल्स के,
डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेजेस, ये जितने सारे हैं ना, वॉइस मेल, ये सब कुछ जो भी डिजिटल डिवाइस में रिकॉर्डेड है, स्टोर्ड है, वो सब डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ होगा। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमारा एविडेंस है। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस देखो दो टाइप का होता है, एक होता है ओरल एविडेंस, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो सारे ही स्टेटमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिकली दिए गए हों और कोर्ट कोर्ट परमिट्स करता है ना कि हाँ वो उसको वैलिड मानता है कि वो विटनेस के थ्रू उसको मिला है, तो वो सारे स्टेटमेंट जो कि ओरली दिए गए हो, इलेक्ट्रॉनिकली दिए गए हो, स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, तो अंडर इंक्वायरी के टाइम पे इस चीज़ को ध्यान इसमें ये देना है ना कि ऐसे स्टेटमेंट जो इंक्वायरी के टाइम पे दिए जा रहे हो ना, वो ओरल एविडेंस होते हैं। ठीक है, और ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाए या फिर डिजिटल रिकॉर्ड में दिया जाए, प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ अ कोर्ट, और जो इंस्पेक्शंस के टाइम दिए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। तो ये चीज़ देखना है कि ऐसे एविडेंस जो इंक्वायरी के टाइम दिए गए हो वो ओरल, जो इंस्पेक्शन के टाइम दिए गए हो वो डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फैक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि यहाँ बहुत बेस है ये आगे के सेक्शंस के लिए, तो फैक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट भी जो होता है दो तरीके का होता है, कोई भी चीज़ जिसको सेंस किया जा सके। ठीक है, परसीव्ड बाय सेंसेस, जिसको हमारे पास से 5 सेंसेस हैं, उसके थ्रू हम सेंस किया जा सके तो उसको कहते हैं फैक्ट। ठीक है, या फिर मेंटल कंडीशन, ये मेंटल कंडीशन जो है ये इमोशनल फैक्ट भी हो सकता है कि जो इंसान का मेंटल कंडीशन होता है, वो सारे फैक्ट्स वो जो होते हैं उसको फैक्ट कहते हैं, इमोशनल फैक्ट्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के फैक्ट्स हो गए। फैक्ट का बेसिकली क्या मतलब हो गया, कोई भी चीज़, हर चीज़ फैक्ट है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये भी फैक्ट है, आप मुझसे पढ़ रहे हो ये भी फैक्ट है, हम यूट्यूब में पढ़ रहे हैं ये भी फैक्ट है। तो ये सारा कुछ फैक्ट है। ठीक है, हर चीज़ जो भी सेंस किया जा सके वो फैक्ट है, और इमोशनल कंडीशंस जो होते हैं वो भी फैक्ट्स हैं। अब इसका कुछ इलस्ट्रेशन है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact। कोई भी सर्टेन ऑब्जेक्ट है सर्टेन ऑर्डर में, सर्टेन प्लेस में, वो सारा फैक्ट है। कोई भी पर्सन जो कुछ सुन रहा है, कुछ देख रहा है, वो भी फैक्ट है। मैं आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर, आप लोग पढ़ रहे हो स्क्रीन से, तो ये भी फैक्ट है। कोई भी पर्सन कुछ कह रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जो वर्ड्स कह रही हूँ, ये भी एक फैक्ट है। तो आपको फैक्ट का डेफिनेशन क्लियर हुआ है कि फैक्ट क्या होते हैं, है ना? तो अब हम लोग आगे की डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं, जो कि एक्चुअली मैं पेज में कंफ्यूज हो रही हूँ, या फैक्ट के बाद तो इधर ही आना है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, पर्सन होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन। ठीक है, मेरा कोई सर्टेन ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर मैटर को लेके, मेरे कुछ सर्टेन इंटेंशन है, कुछ सर्टेन फेथ है, मतलब कुछ बिलीव्स है, ये सारा कुछ जो भी सेंस किया जा सके वो सब फैक्ट में आता है। ये बेसिकली यही कह रहा है। अब हम लोग फैक्ट इन इशू को क्या समझते हैं कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। तो फैक्ट एंड इशू का मतलब पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट from which either by itself or in connection with other fact the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disliability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follow। मुझे पता है ये पूरा डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आपको उसका लैंग्वेज नहीं समझ आएगा, तो उसी चीज़ को तो सिंप्लीफाई करने के लिए है ना हम, तो बस वही करते हैं। तो फैक्ट एंड इशू क्या होता है, इसमें से ये देखते हैं। अगर मैं आपको बेसिक वर्ड में बताऊं तो जो डिस्प्यूटेड फैक्ट है, एक्चुअली ये ठीक से लिखा नहीं रहा है, या डिस्प्यूटेड फैक्ट, बहुत ही गंदा। ओके, जो डिस्प्यूटेड फैक्ट होते हैं ना, वो होते हैं फैक्ट एंड इशू। ठीक है, मतलब
जिस फैक्ट पे डिस्प्यूट है। आखिर इशू क्या है, किस फैक्ट पे डिस्प्यूट है? जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आउटकम ऑफ द केस को, ठीक है। और इस फैक्ट इन इशू को ना प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ, ऐसा कोई भी फैक्ट जिसको प्रूफ करे, जिस पे डिस्प्यूट हो, वो फैक्ट इन इशू। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? वेन एवर अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीड्यूर एनी court records and fact in issue, the fact to be asserted or denied in answer to such issue is a fact in issue। इसका मतलब क्या है कि सिविल प्रोसीड्योर में ये कहता है कि उस फैक्ट इन इशू, जो आंसर्स होते हैं ना, इशू के जो आंसर्स होते हैं, ये सिर्फ सिविल प्रोसीड्योर में होता है कि ये जो आंसर्स होते हैं इशू के जो आंसर होते हैं उसको फैक्ट इन इशू, मतलब ऐसे इशू जिसके आंसरेबल हो, जो जिसके आंसर दिया जा सके, वो फैक्ट इन इशू होता है। तो अगर इतना नहीं दिमाग लगाना है, सिंपल लैंग्वेज में समझना है, फैक्ट इन इशू क्या होता है? जो डिस्प्यूट है जिस इशू पे, जिस पे प्रॉब्लम है जिस चीज़ पे, वो हमारा फैक्ट इन इशू है। इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहला इलस्ट्रेशन देखो। A is accused of a murder of B. At his trial, the following facts may be an issue। तो अब क्या है फैक्ट इन इशू? अब A जो है वो अक्यूज है मर्डर का, B फैक्ट इन इशू। यहाँ पे क्या बन रहा है कि A ने कॉज किया है B का डेथ, A का इंटेंशन है B का डेथ कॉज करने का। ये सारा क्वेश्चन हो रहा है ना, ये सारा इशू, इस पे ही तो डिस्प्यूट है कि A ने B को मारा। ए अक्यूज है बी के, ए इज अ मर्डर, उसका अक्यूज है, वो भी साबित नहीं हुआ। तो यहाँ पे फैक्ट एंड इशू क्या बनेगा कि ए ने कॉज किया उसका डेथ, ए का इंटेंशन था कॉज करने का डेथ, ए ने जो है सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन में बी को मारा है, गुस्से में मारा है, सडन प्रोवोकेशन की वजह से मारा है। या फिर A at the time of doing the act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind। या फिर एक जो है वो अनसाउंड है, पागल है, वो इनकैपेबल है नोइंग इट्स नेचर, वो नहीं समझ पाया कि क्या सर्कमस्टांसेस है, वो अनसाउंड है, तो उसने मार दिया। तो ये सारा क्या है? फैक्ट एंड इशू। ये जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं ना, मतलब जो इशू उठ रहे हैं, ये फैक्ट एंड इशू। आई होप कि आप लोगों को फैक्ट एंड इशू क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है मे प्रेज्यूम। ये मे प्रेज्यूम एंड साथ में एक और होगा इसके शैल प्रेज्यूम। ये दोनों को ना हम लोग साथ में पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से ये समझ आएगा। मे प्रेज्यूम का मतलब क्या होता है? वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाई दिस अधिनियम दैट द कोर्ट मे प्रेज्यूम अ फैक्ट, इट मे आइदर रिगार्ड such fact as proved unless and until it is disproved or may call for prove it। मतलब कोर्ट चाहे तो प्रूफ मांग सकता है। मे प्रिज्यूम का मतलब वो प्रिज्यूम कर रहा है, ठीक है। वो चाहे तो उसको उस फैक्ट को क्या प्रिज्यूम करेगा? फैक्ट प्रिज्यूम करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा? मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, ठीक है। अब वो चाहे तो कोर्ट उस पर प्रूफ मांग सकता है कि आप उसको प्रूफ करो। वो उसको तभी प्रूफ नहीं मारेगा जब तक वो डिसप्रूफ ना हो जाए। डिसप्रूफ का मतलब मैंने बताया था कि उसका एग्जिस्टेंस को ही कोर्ट नहीं मानेगा, वो नॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो फैक्ट। तो मे प्रिज्यूम का मतलब यही हो गया कि कोर्ट चाहे तो उसका प्रूफ मांग सकता है, ओके। एंड शैल प्रिज्यूम का क्या मतलब हुआ, पहले हम लोग उसको देखेंगे। Shall presume का मतलब हुआ whenever it is directed by this अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। तो यहाँ पर दो वर्ड पे गौर करना है। shall presume का मतलब when it is directed, ठीक है। and may presume में क्या था? when it is provided। तो ये दो वर्ड्स में इसमें डिफरेंस है। मे प्रिज्यूम का मतलब है कि वो मे भी उसे प्रिज्यूम करेगा, कोर्ट उसका प्रूफ मांग सकता है, ठीक है। शैल प्रिज्यूम का मतलब है कि जो ये एक्ट है ना, ये अधिनियम है ना, ये उसको डायरेक्ट करेगा कोर्ट को कि नहीं, आपको ये प्रिज्यूम करना ही है, या आप ये फैक्ट आपको मानना ही है, अनलेस एंड अनटिल वो डिस्प्रूव हो जाए। तो आई होप ये आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम में। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। ये है नॉट प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव्ड एंड प्रूव्ड, ये तीनों सिमिलर है, ठीक है। डिसप्रूव हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग नॉट प्रूव देखते हैं क्या होता है। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज
आइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। ना ही वो प्रूव्ड है ना ही वो डिसप्रूव्ड है, तो वो नॉट प्रूव्ड है। ये समझ आ गया। प्रूव्ड क्या होता है कि ऐसे फैक्ट जो कि after considering the matter before the court either believe its existence। proved and disproved में एक ही बात पे ध्यान देना है कि disproved मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो फैक्ट का कोई कोर्ट मान रही है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। एंड प्रूफ का मतलब कोर्ट ये मान रहा है कि वो एग्जिस्ट करता है, तो वो हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। नॉट प्रूफ का मतलब कि ना ही वो प्रूफ्ड है ना ही वो डिसप्रूव्ड है, ऐसे फैक्ट को नॉट प्रूफ्ड कहते हैं। आई होप कि जो डेफिनेशन सेक्शन है वो हमारा पूरा हो चुका है, तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट स्टार्ट करेंगे। और डेफिनेशन हो गया ना, अच्छा इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस भी हैं, तो नहीं ये रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, ये दो साइड में ना बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, ओके पर ठीक है। तो मैं जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को समझ आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस सीरीज़ में मेरे साथ जोड़िए। सो थैंक यू एवरीवन।